पानी। हाँ भाई फर्स्ट ईयर। तो यहाँ तो बात रही आपके टोनोफाइब्रस एंड डेस्टिसोम्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोविलाई, ठीक है। अब ये माइक्रोविलाई क्या होता है बताते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो छोटी आंत्र होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। हाँ, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे छोटी आंत पर कुछ इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम, क्या बोलते हैं? क्लास सामने लिखा हुआ है, माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम जनरली विलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? विलाई के नाम से। लेकिन ये संरचनाएं जो है, जो छोटी आंत पर मौजूद होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि छोटी आंत पर इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों होती है ये, कोई बता सकता है मुझे? एग्जैक्टली जब भी भोजन, भाई भोजन का अवशोषण होता है, पाचन होता है, तब उस वक्त छोटी आंत में उसका अवशोषण होना होता है। तो ये माइक्रोविलाई जो होती है, ये अवशोषण के लिए क्या बढ़ा देती हैं, थोड़ा सा इसका स्थान बढ़ा देती हैं। देखिए एक बात बताइए, भोजन अगर यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे अवशोषण ज्यादा होगा या फिर इस तरह से गुजरेगा जब, तो यहाँ पे अवशोषण ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ये जो माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, ये अवशोषण के लिए स्थान को थोड़ा बढ़ा देती है, इनहांस कर देती है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण इस स्थान पर हो सके। और ऐसा ये माइक्रोविलाई बनती क्यों है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये अंदर की तरफ वलित होती हैं, अंदर वलित समझते हैं, इनफोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं कहीं कहीं से, और इस तरह से माइक्रोविलाई बना लेती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो छोटी आंत में अप्रोक्स 3000 से भी ज्यादा माइक्रोविलाई मौजूद होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और माइक्रोविलाई सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत में ही देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपने कहीं भी सुना है क्या? पाचन क्रिया तो सबने पढ़ी होगी 12th में, है ना, तो विलाई हम कहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ छोटी आंत में पढ़ते हैं, है ना। और छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई बनती है, किसकी वजह से बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही बनती है। समझ में आया? तो यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ विशिष्ट रचनाओं के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपनी, एक और ले लेते हैं, चलो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, इसलिए इसको बहुत जल्दी फिनिश करा रहे हैं। रीजन बताएंगे क्यों बताया ये मैंने। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का मतलब है क्लास, कोई भी दो कोशिकाएं हैं ये, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के परस्पर जुड़ी हुई है ये, ठीक है, बहुत नजदीक है। लेकिन कभी कभी ये कोशिकाएं जो है एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाती हैं कि इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, वो एकदम खत्म हो जाता है। गैप से मतलब है इंट्रासेल्यूलर स्पेस से, ठीक है। अभी क्या बताया था, दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं आंतर कोशिकीय स्थान, यही बताया था ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कोशिकाएं एक दूसरे के इतनी नजदीक आ जाती है कि वो आंतर कोशिकीय स्थान जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उस इंट्रासेल्यूलर स्पेस में क्या मौजूद रहता है, कुछ इस प्रकार के कुछ आयंस और मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे से आसंजित रहती हैं। आसंजित मतलब समझते हैं आप, एडिशन समझते हैं, जुड़ना, चिपकना, ठीक है। आप लोग का फेविकॉल का एड देखिए तो उस पर लिखा रहता है एडिसिव ग्लू, तो एडिसिव मतलब होता है चिपकना, ठीक है, आसंजन माने होता है चिपकना। ये फिजिक्स में बताया जाता है बकायदा टर्म, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फिजिक्स में ही सुना था, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि
यहाँ पे आसंजन हो जाती है, आसंजित हो जाती है दोनों कोशिकाएं, ठीक है। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इन दोनों के बीच का स्थान बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर जो एक जगह बनती है उसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल भी आंतर कोशिकीय स्थान मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर बनने वाली जो विशिष्ट रचना होती है उसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्लियर? देखिए क्लास, यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बता रही हूँ, इसलिए जल्दी कंप्लीट कर दिया आप लोगों के लिए। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है, तब वहां आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, उसकी थिकनेस भी बतानी पड़ेगी, उसके मॉडल बताने पड़ेंगे, एक या दो जो बताएं, ठीक है, या फिर उसके फंक्शंस बताने पड़ेंगे और उसकी विशेष रचनाएं भी बतानी पड़ेगी। लेकिन जनरली जो इस टॉपिक में से आता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, वो या तो इसके फंक्शंस बहुत आते हैं, या फिर जो भी मॉडल बताए थे ना निकोलसन और रॉबर्टसन के मॉडल, ये आते हैं। बहुत कम हुआ है कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसी ने कभी पूछा हो, लेकिन जनरली ये फंक्शंस तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आते हैं, बहुत बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें भी। पहले फंक्शंस देखिए। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा कला के कार्य। या तो ये क्वेश्चन आता है प्लाज्मा कला के कार्य बताइए, ठीक है, 4 या 5 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो पहला हम कार्य बताएंगे इसमें एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब पहले ये बता देते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है, क्लास समझिएगा। इसके दो कार्य होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। पहले वन समझिएगा एंडोसाइटोसिस का मतलब। एंडोसाइटोसिस शब्द को अगर मैं इस तरह विभाजित करती हूँ तो 3 शब्द देखने में मिलेंगे मुझे, ठीक है। एंडो, एंडो मीन होता है अंदर, ठीक है। साइट, साइट माने क्या होता है, कोशिका, ठीक है। अब समझिएगा एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका अपने अंदर किसी ना किसी पदार्थ को लेती है। अब वो कोई भी पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कोई भी फूड मटेरियल हो सकता है, आपका बैक्टीरिया, कोई भी परजीवी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे वो अपने कोशिका के अंदर लेती हो, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, और उसका वहां पाचन करती हो, उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्लियर हुआ एंडोसाइटोसिस से? शब्द में ही है पूरी प्रक्रिया का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस, देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपकी एक्सोसाइटोसिस के बारे में, तो इसे ही मैंने चलो 2-3 शब्दों में विभाजित कर दिया, ठीक है। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि बाहर निकालना, आउट, ठीक है। साइट, साइट मतलब कोशिका। तो जब कोशिका अपने अंदर से कुछ पदार्थ बाहर निकाले तो वो प्रक्रिया कहलाती है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत शानदार रहता है, समझिएगा। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, आपकी ग्रंथिल कोशिकाएं होती है ना, ग्लैंडुलर सेल्स, हमारे अंदर ग्लैंड सेल्स मौजूद होती हैं। कौन सी मौजूद होती है? कोई भी आप ग्रंथि का नाम बताएं, चले। सुनाई नहीं दिया? पीयूष ग्रंथि, अच्छा, वेरी गुड। और थायराइड, वेरी गुड। और सब एक्सो, उसके बाद बताए जा रहे हैं मुझे तो एक्सोक्राइन के बारे में, कुछ और भी ग्लैंड बता दीजिए मुझे। एड्रिनल ग्लैंड, वेरी गुड। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। एग्जैक्टली, यकृत, ठीक है। मैं सबसे इजी वे में बता रही हूँ आप लोगों को यकृत से, ठीक है, क्योंकि एड्रिनल, आपने मुझे सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताए हैं ना, तो उनसे मैं क्या बताऊंगी, लेकिन जनरली मैं आपको सबसे बड़ी ग्रंथि से बता देती हूँ, यकृत है,
लिवर अपने अंदर से क्या बाहर निकालता है? भाई कुछ चीज तो ये करता है ना, निकालता है ना अपने अंदर से, क्या निकालता है? सुनाई नहीं दिया मुझे। देखिए एक तो ये ग्लाइकोजन का है, वो तो संचित तो करता ही है ग्लाइकोजन को यकृत, लेकिन ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है पित्तरस, है ना, पित्तरस को करता है ना। चलो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, पित्तरस। यकृत है, यकृत भी तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है, तो उसकी वो कोशिकाएं बाइल जूस का सीक्रेशन करती है, स्त्रावन करती हैं, तो अपने अंदर से वो चीज बाहर निकालती होंगी ना, स्त्रावन में निकालती होगी ना। तो वो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी भी ग्लैंड सेल की वजह से उसके अंदर से कोई भी जूस या कोई भी रस बाहर निकलता है, स्त्रावित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम किसमें रखते हैं? एक्सोसाइटोसिस में, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब समझ में आया? जब कोई कोशिका अपने अंदर से कोई चीज बाहर निकाले, कोई पदार्थ बाहर निकाले, ये पदार्थ आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत शानदार है, एंजाइम्स तो समझते हैं ना सभी, हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसे पदार्थ जिन्हें कोशिका अपने अंदर से बाहर निकालती हो, तो उस प्रक्रिया को हम किसमें रखते हैं? हमेशा एक्सोसाइटोसिस में। और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? कोशिका किसी पदार्थ को अपने अंदर लेती है। जैसे आप कुछ भी खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, किसमें होता है? भाई अंतर कोशिकीय भी तो होता है, मतलब कोशिकाओं के अंदर भी तो होता है पाचन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, बैक्टीरिया है, ठीक, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया तो करते ही रहते हैं ऑल टाइम, है ना। आप लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? जिससे वायरस अंदर ना चला जाए, है ना। लेकिन बैक्टीरिया तो जाते ही रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस छोटे मोटे अगर नहीं लगाएंगे तो उनका कभी कभी हमारे अंदर जो WBC होती है, ल्यूकोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है? फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है, भक्षाणु नाशन की प्रक्रिया करती है, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया का पाचन होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज किसमें जाती है? एंडोसाइटोसिस में जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई पदार्थ अंदर टेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए एंडोसाइटोसिस की पहले हम बात करेंगे क्लास, समझ में आ रहा है? जहां समझ नहीं आया करे बोल दिया करें आप लोग। चले, एंडोसाइटोसिस की क्लास बात की जा रही है, तो मतलब जब कोशिका किसी पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में आती हैं दो प्रक्रियाएं, फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस को हिंदी में भी फैगोसाइटोसिस ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। अब पहले तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर को समझिए। जनरली क्वेश्चंस में जो आते हैं 1 मार्क के, जो स्टार्टिंग में बनते हैं ना, कुछ एक एक नंबर के जो आते हैं, उसमें या तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस में अंतर बताइए, ठीक है, या फिर ऐसे बन जाएगा फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में अंतर बताइए, ठीक है। ये बहुत आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, जो जनरली बनता है ना क्वेश्चन, वो आपके फंक्शंस में तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। या तो 1 मार्क में बन जाएगा इन दोनों में डिफरेंस, या एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में बन जाएगा, या कभी कभी डायरेक्ट बोलते हैं प्लाज्मा कला के कार्य बताइए, तब वहां आपको सारे बताने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना किस तरह पेपर बनता है? चलिए पहले हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में अंतर क्या है, जैसे आपके में आता है क्वेश्चन। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है क्लास, जब भाई फैगोसाइटोसिस है तो एंडोसाइटोसिस का ही पोर्शन, इसमें भी कोशिका क्या करेगी? अपने अंदर ग्रहण करेगी, है ना। तो जो ग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, अगर वो पदार्थ थोड़ा बड़े साइज में है, मतलब लार्ज साइज में है, वो फूड मटेरियल मान लीजिए, चाहे आप कोई बैक्टीरिया मान लीजिए, ठोस पदार्थ मान जाता है, तो आप सबके लिए सबसे इजी वर्ड, ठोस पदार्थों को जब कोई कोशिका झिल्ली अपने अंदर ग्रहण करती है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठोस पदार्थ हम किसको ले सकते हैं? बैक्टीरिया को, अभी बताया था, बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से कौन पचाता है? ल्यूकोसाइट, अभी बताया था ल्यूकोसाइट, ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है।
तो यहाँ पे ठोस पदार्थों का पाचन जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। वहीं जब हम बात करें क्लास पिनोसाइटोसिस के बारे में, तो यहाँ पर आप मानिए एकदम लिक्विड वाले पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप द्रव पदार्थ ले लीजिए, ठीक है। तो जब द्रव पदार्थों का पाचन जब होगा तो उन द्रव पदार्थों को जब कोशिका झिल्ली अपने अंदर ग्रहण करेगी तो उस प्रक्रिया को हम किसमें रखते हैं, पिनोसाइटोसिस में। दोनों में अंतर है, ठीक है। कोशिका झिल्ली अगर ठोस पदार्थ या बड़े साइज के फूड मटेरियल को अपने अंदर ग्रहण करती है तो उस प्रक्रिया को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर वो फूड मटेरियल जो है, खाद्य पदार्थ जो है, बहुत छोटे पार्टिकल में, बहुत स्मॉल साइज्ड है उनका, ठीक है, छोटे पार्टिकल के तौर पर है, तो उसे हम किसमें रखेंगे, पिनोसाइटोसिस में। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में, डिफरेंस समझ में आ रहा है? एनीवन जिसे समझ में ना आया हो, रिपीट करना हो तो बता दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा एक बार, फिर नहीं होगा रिपीट। बताएं, समझ में आया ना सभी को? ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, इनमें डायग्राम बनेंगे अब। यस, गुड।